हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर के विषय में और ये एक लेक्चर सीरीज है जिसको हम वीकली अपडेट्स के साथ कवर करेंगे कि जनरल एग्रीकल्चर के फील्ड में वीकली क्या अपडेट्स हैं। तो ये अपडेट है दिसंबर 13 से 20 में जो इवेंट्स हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज, इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कवर कर रहे हैं। द फर्स्ट इज वीबी जी रामजी एक्ट 2025 differs from मनरेगा primarily because of। तो ये जो वीबी जी रामजी बिल है ये अभी बहुत सुर्खियों में है क्योंकि जो हमारा विपक्ष है, ऑपोजिशन है, वो पुरजोर विरोध कर रहा है। जो हमारे राष्ट्रपिता है उनके नाम पे यह स्कीम चल रही थी, महात्मा गांधी एमजी नरेगा स्कीम के नाम से, जिसे चेंज करके वीबी जी रामजी, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन। ठीक है, तो ये किस लिए है, इसका प्राइमरी कॉज क्या है? फर्स्ट, एलिमिनेट्स वेज रेट्स एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रूरल एरियाज, गारंटी 125 डेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, restricts employment only to agricultural laborers और applies only to aspirational districts। तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, क्या मुख्य बात है इसकी? तो आंसर इज बी। जो ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, वीजी रामजी जिसे हम कह रहे हैं, ग्रामीण एक्ट 2025, ये रिप्लेस करता है या रीनेम करता है एमजी नरेगा को और एक्सपेंड करता है जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जो नरेगा के तहत, एमजी नरेगा के तहत 100 दिनों की थी, उसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है पर ईयर, है ना। और एम्स क्या है इसका? इंटीग्रेट वेज एम्प्लॉयमेंट विद लाइवलीहुड क्रिएशन एंड रूरल एसेट्स डेवलपमेंट। तो अगर इसका हम कंपैरिजन करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे हम उसको सर्टेन पीएससीज में बात करें, यूपीएससी में बात करें, या अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड या अदर करंट अफेयर्स रिलेटेड एग्जाम्स में भी ये मोस्टली पूछा जाएगा, इसलिए हम मेनली डील कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? जो पहले जिसे मनरेगा के नाम से जाना जा रहा था और रीनेम करके अभी विकसित भारत जी राम जी बिल के नाम से जाना है। तो मेजर पॉइंट हमने देख लिया कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इसमें थी, जिसे बढ़ाकर 125 डेज किया गया है। पहले क्या था, ये मल्टीपल एंड स्कैटर्ड कैटेगरी में फील्ड वर्क कराए जा सकते थे, परंतु अब इसे क्लियरली 4 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया है: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रिजिलेंट के लिए। नेक्स्ट इज, पहले क्या है, सेंटर करता था, बियर करता था अनस्किल्ड वेज कॉस्ट एंड स्टेट बियर करता था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर किसी बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता था वो स्टेट के द्वारा दिया जाता था, पर अब क्या कर दिया गया, जो स्टेट सेंट्रल स्टेट की कॉस्ट शेयरिंग है उसे क्या है, वेजेस के में ही 60-40 कर दिया गया है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट। पर कुछ स्टेट में इसे 90 मीन सेंटर 90 करेगा और स्टेट 10% बियर करेगा इन ए स्पेशल कैटेगरी। पहले एमजी नरेगा में नो एक्सप्लिसिट स्टेटरी प्रोविजन था, जो पॉज विंडो था वैसा कुछ नहीं था, पर अब क्या किया गया है, स्टेट नोटिफाई कर सकता है अप टू 60 डेज इन ए फाइनेंशियल ईयर व्हेन वर्क्स नॉट बी एग्जीक्यूटेड, है ना। तो 60 दिन को कम ज्यादा कर सकता है स्टेट अब। और डिमांड बेस्ड फंडिंग थी, अगर स्टेट डिमांड करता था तो सेंटर फंड देता था। अब क्या नॉर्मेटिव फंडिंग कर दी गई है, जिसमें प्रिडिक्टेबल कर दिया गया बजट को, है ना, और प्रोटेक्ट किया गया एम्प्लॉयमेंट गारंटी को। पहले ग्राम पंचायत लेवल पे प्लानिंग की जाती थी, अभी क्या है, इंटीग्रेटेड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्जेंस किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के रूप में इसे किया गया है। इसमें बहुत डिटेल और माइन्यूट बातें हैं, और इसका सेंटर मतलब अभी विधानसभा सत्र लोकसभा सत्र में पुरजोर विरोध हो रहा है, और अभी भी इस बिल में कुछ संशोधन होने की संभावना होगी, परंतु ये अब कानून बनने के लिए पारित होकर हमारी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की ओर जा चुका है। नेक्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड बिल 2025 इज, क्या है?
fix seed price, promote seed export, regulate seed quality and performance, and nationalize seed companies. So answer is C, regulate seed quality and performance. तो बिल का मेन एम क्या है? क्वालिटी सीड को इंश्योर करना, एश्योर करना परफॉर्मेंस को, और किसे प्रोटेक्ट करना? फार्मर्स को, while improving the productivity. तो सीड बिल ये एक और इम्पोर्टेंट बिल है जो इस लोकसभा सत्र में पारित हुआ है. नेक्स्ट इज recent urea seizure drives by authorities in India highlight concern related to. जो यूरिया की सीजनिंग की जा रही है, यूरिया जब्त किया जा रहा है, उसके पीछे क्या मेजर कंसर्न है अथॉरिटीज का? डिक्लाइन फर्टिलाइजर कंजम्पशन, एक्सपोर्ट ऑफ सब्सिडाइज यूरिया, इनलीगल डाइवर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लीकेज, एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर बाय फार्मर्स. तो किस चीज का कंसर्न है अथॉरिटीज को? आंसर इज सी, इनलीगल डाइवर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लीकेज. क्या हो रहा है? यूरिया क्या है? हेवली सब्सिडाइज्ड है, क्योंकि फार्मर्स को सबसे ज्यादा यूरिया की ही आवश्यकता होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. परंतु यहाँ पे इनलीगल डाइवर्शन होता है टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, क्योंकि ये सब्सिडी भी इस पे है और इसे एग्रीकल्चर में नया यूज के नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज किया जा रहा है. और ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत क्रिएट की जाती है आर्टिफिशियल स्टोरेज से, और इससे जो अथॉरिटीज है उन्हें जॉइंट इन्फोर्समेंट लगाने पड़ रहे हैं, एक्शन लेने पड़ रहे हैं, ताकि ये जो लीकेज है फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का, इसे रिजॉल्व किया जा सके. तो ये हर स्टेट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द करंट रबी सीजन द मेजर थ्रेट टू वीट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश इज. क्या है भाई? Excess rainfall during flowering, heat stress during grain filling, dry spell affecting the tillering stage, weed infestation during the early growing season. तो रबी सीजन की बात है तो हीट, तो आंसर इज हाई. Wheat is highly sensitive to soil moisture during tillering. A prolonged dry spell at the stage reduces the tiller formation directly, lowering the yield production. तो क्या हो रहा है? जो ड्राई स्पेल आ रहे हैं उसके वजह से इफेक्ट हो रही है टिलरिंग इन पर्टिकुलरली इन हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज कोल्ड वेव कंडीशन रिपोर्टेड इन साउदर्न इंडिया मेनली इफेक्ट एग्रीकल्चर बाय इम्पैक्टिंग, है ना? तो जो कोल्ड वेव से साउदर्न पार्ट में अपनी कंट्री के, उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है एग्रीकल्चर में? पैडी ट्रांसप्लांटिंग शेड्यूल बिगड़ रहा है, जर्मिनेशन ऑफ ऑयल सीड बिगड़ रहा है, क्रॉप ग्रोथ एंड लाइवस्टॉक हेल्थ बिगड़ रही है, सॉइल न्यूट्रिशन मिनरलाइजेशन हो रहा है. सो आंसर इज सी, कोल्ड स्ट्रेस से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्लो हो जाती है क्रॉप्स की, लाइक मेज, वेजिटेबल्स, और ये ऑल्सो इफेक्ट करता है लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी और उनके हेल्थ को, है ना? और स्पेशली इन द रीजन विद द लो टेम्परेचर. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? सी, क्रॉप ग्रोथ भी बिगड़ रही है और लाइवस्टॉक हेल्थ भी बिगड़ रही है ड्यू टू कोल्ड वेव्स, क्योंकि साउदर्न पार्ट में जो हमारे हैं उतनी कोल्ड वेव्स आती नहीं है, और इस वजह से अभी कोल्ड वेव्स पहुंचने से ये डिसबैलेंस दिख. नेक्स्ट इज रबी सोइंग एरिया इन इंडिया ड्यूरिंग 25-26 सीजन हैज. क्या चेंज आया है? डिक्लाइन हुआ है, कांस्टेंट है, नॉर्मल से एक्सीड किया है, और शिफ्ट हुआ है पल्सेस में, है ना? सो आंसर इज सी, एक्सीड हुआ है नॉर्मल सोन एरिया से, है ना? ऑफिशियल डाटा कहता है कि एक्सीड हुआ है नॉर्मल लेवल से, जो कि पिछले वर्ष से 35 लाख हेक्टेयर ज्यादा है, और इस समय लास्ट नवंबर तक 393 हेक्टेयर 393 लाख हेक्टेयर्स में रबी क्रॉप्स की सोइंग हो चुकी थी. इसमें मेन क्रॉप्स ऑयल सीड्स थी और बेटर एकरेज कवर किया था डिस्पाइट रीजनल वेरिएशन, है ना? तो हम देखते हैं कि जो ये टोटल 393 लाख हेक्टेयर है, इसमें जो मेजर परफॉर्मेंस किस किस के हैं? वीट है जो 187 लाख हेक्टेयर में लगा है ना? और पिछले वर्ष से 27 हेक्टेयर बढ़ा है, 27 लाख हेक्टेयर बढ़ा है. ऑयल सीड जो है 80 लाख हेक्टेयर में कवर किया है, और जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो है रैपसीड एंड मस्टर्ड का है
77 लाख हेक्टेयर, 77 लाख हेक्टेयर्स का। पल्स का एरिया जो है वो 87 लाख हेक्टेयर्स हुआ है, और श्री अन्न या मिलेट्स का जो एरिया है वो 29 लाख हेक्टेयर्स इस साल रबी में लगा है, और राइस जो है वो 9.10 लाख हेक्टेयर्स में सोन की गई है। नेक्स्ट इज इंडिया अर्जेंटीना एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो किसका प्राइमरी फोकस क्या है? हार्मोनाइज एमएसपी पॉलिसी करना है, एग्रीकल्चर रिसर्च और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बढ़ाना है, जॉइंट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, फूड ग्रेन बफर स्टॉक मैनेजमेंट करना है। सो आंसर इज बी, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को बढ़ावा देना है। तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट किया गया है जो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, क्रॉप साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए किया गया है ना, जिससे स्ट्रेंथिंग मिलेगी एग्रीकल्चर डिप्लोमेसी, नॉलेज शेयरिंग, ना कि हमारी प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को। सो डीजीआईसीआर की प्रेजेंस में इसको एग्रीमेंट को साइन किया गया है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ ऑयल सीड एकरेज इन इंडिया मेनली सपोर्ट्स विच पॉलिसी, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ ऑयल सीड को बढ़ावा देने से या एरिया बढ़ने से किस टाइप की पॉलिसी को सपोर्ट मिलेगा? एक्सपोर्ट प्रमोशन में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, फूड सब्सिडी रिडक्शन में, एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। सो आंसर इज बी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। क्यों होगा? तो इंडिया जो है मेजर इंपोर्टर्स है ना, जो एडिबल ऑयल्स हम बाहर से मंगाते हैं, है ना। तो इंक्रीजिंग इन ऑयल प्रोडक्शन या एकरेज रिड्यूस करेगी हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी, है ना। जो बाहर से हम मंगाते हैं दूसरे देशों से, अदर कंट्रीज से, वो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और हम इंप्रूव कर पाएंगे हमारा ट्रेड बैलेंस एंड प्राइस स्टेबिलिटी, है ना, क्योंकि हम ऑलवेज डॉलर में हमें परचेस करना पड़ता है और जिससे हमें रुपी को लॉस या रिडक्शन आता है उसके प्राइसेस में। तो इससे हम हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर पाएंगे थ्रू ऑयल सीड एकरेज को बढ़ा के। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसन ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ स्कीम मेनली एम्स टू, है ना, इससे बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? रिप्लेस कोऑपरेटिव्स को रिप्लेस करने के लिए, इंप्रूव कलेक्टिव मार्केटिंग एंड फार्म इनकम को, इलिमिनेट इंटरमीडिएटरीज, है ना, और प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केवल। तो नेक्स्ट आंसर इज बी। क्यों? इंप्रूव कलेक्टिव मार्केटिंग एंड फार्म इनकम को बढ़ाने के लिए। तो एफपीओ क्या करता है? एग्रीगेट करता है स्मॉल फार्मर्स को, उसका समूह बनाता है और इनेबल करता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, बेटर बार्गेनिंग पावर, है ना, इंप्रूव मार्केट एक्सेस एंड डायरेक्टली इनहेंसिंग द इनकम। तो इन सब चीजों को एग्रीगेट करके या साथ लाके उसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल को बढ़ाना, बेटर बार्गेनिंग पावर देना और मार्केट एक्सेस बनाना ताकि बल्क में वो सेल कर पाए, इससे ओवरऑल इनकम बढ़ाने में सहयोग करता है। नेक्स्ट इज पमेती नॉन प्रॉफिट पैकेजिंग फैसिलिटी इन पंजाब प्राइमरली एम्स टू इंक्रीज एमएसपी प्रोक्यूरमेंट, प्रमोट ऑर्गेनिक लेबलिंग, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इंकरेज इंपोर्ट ब्रांडिंग। सो क्या है भाई, पमेती क्या करना चाह रहा है? रिड्यूस करना चाह रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, क्योंकि पुअर पैकेजिंग से क्या होता है, हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। और अफोर्डेबल पैकेजिंग दे के उनकी सेल्फ लाइफ, क्वालिटी और फार्मर्स रिटर्न को विदाउट प्रॉफिट मोटिव पमेती जो कर रहा है वो इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट इज जो इंटरनेशनल न्यूज है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट इज कैंसिलेशन और डिफरमेंट ऑफ अर्जेंटीनियन सोयाबीन ऑयल शिपमेंट टू इंडिया सजेस्ट। क्यों हो रहा है ऐसा? रिड्यूस एडिबल ऑयल डिमांड, ट्रेड सैंक्शन ऑफ अर्जेंटीना, इंक्रीज डोमेस्टिक ऑयल सीड अवेलेबिलिटी एंड हाई प्राइस कॉस्ट, है ना। तो ये इसलिए हो रहा है, आंसर इज सी, हाई डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल सीड एंड इम्प्रूव क्रशिंग reduce the import demand, making some of the importers economically unviable, है ना। तो हम बात ही कर रहे थे कि अगर हमारी ऑयल सीड का एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा इंपोर्ट रिड्यूस होगा। तो वही देखने को मिला है, क्योंकि हमारी इस साल जो खरीफ सीजन में हमारा जो है सोया है प्रोडक्शन अच्छा आया है, और जिससे ऑयल की सप्लाई या ऑयल सीड अवेलेबिलिटी बढ़ी है। तो हमारे जो अर्जेंटीना से ऑयल आता था
वो आने में, क्योंकि डोमेस्टिक ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है तो उनको अनवायबल पड़ रहा है यहाँ पे सप्लाई करना, इस वजह से वो रोक दिया गया। नेक्स्ट इज साइक्लोन दितवात causes extensive agriculture damage in बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या इंडिया, है ना। सो आंसर इज बी, श्रीलंका। तो साइक्लोन flooded major cropping areas in Sri Lanka, damaging paddy, maize, vegetables and large scale replanting के लिए उन्हें जाना पड़ा। ठीक है, इसी तरह इंडिया की भी बात करें, इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो श्रीलंका से लगता हुआ है है ना। तो श्रीलंका से लगते हुए पार्ट में जैसे तमिलनाडु में भी बहुत सी मौतें भी हुई और लगभग 56,000 हेक्टेयर्स का फार्मलैंड सबमर्ज्ड हो गया था, जिससे रिप्लांटिंग के लिए भी जाना पड़ा और फार्मर्स को मेजर लॉस भी झेलना पड़ा। तो मेजर इंपैक्ट पर पड़ा था श्रीलंका पे। नेक्स्ट इज फार्मर्स प्रोटेस्ट इन फ्रांस प्राइमरली एसोसिएटेड विद कंसर्न ओवर, किस कंसर्न के कारण फ्रांस में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ? विड्रॉल ऑफ मिनिमम प्राइस गारंटी, लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स, लाइवस्टॉक डिजीज कंट्रोल एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंडेट्स, है ना। तो क्या हुआ, क्यों? तो सी जो आंसर है इसका, लाइवस्टॉक डिजीज कंट्रोल एंड ट्रेड एग्रीमेंट के कारण। तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया स्ट्रिक्टर लाइवस्टॉक डिजीज के लिए, उसके लिए रेगुलेशन बनाए गए थे और ट्रेड एग्रीमेंट फिक्स किए गए थे, जिस तरह से एग्जांपल के रूप में मेरकोसू, है ना, लॉस या एग्रीमेंट्स बनाए गए, जिससे क्या हुआ, एक्सपोज हुआ अनफेयर कंपटीशन, है ना। तो वहां के फार्मर्स ने कहा कि अगर इस तरह के रेगुलेशन आएंगे तो उनको ट्रेड करने में दिक्कत आएगी और कंपटीशन अनफेयर हो जाएगा, बड़े लोगों से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे फार्मर्स, जिस वजह से फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिला। नेक्स्ट इज FAO led climate resilient agriculture project recently received funding of approximately कितना, USD 20 मिलियन, 40 मिलियन, 59 मिलियन या 100 मिलियन। सो आंसर इज सी, 59 मिलियन की फंडिंग FAO लेड इस प्रोजेक्ट को मिली और ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF फैसिलिटी अप्रूव्ड था और इसने GF अप्रूव्ड किया था USD 59 मिलियन, है ना, किसको सपोर्ट करने के लिए? टू सपोर्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, है ना, जिसमें क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप्स बनाने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के थ्रू, जिससे क्या होगा, नियरली 1 मिलियन पीपल्स, लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। और इसका फोकस क्या होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का? रिसाइलेंस, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट adaptation, aligning with the SDGs rather than the production intensive approach, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेते हुए, है ना, UN के सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट को लेते हुए कार्य करना, ना कि प्रोडक्शन बढ़ाने पे या प्रोडक्शन इंटेंसिविटी पे फोकस करना। एंड लास्ट इज ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन वीर साइंटिस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ, तो भारत के वीर साइंटिस्ट को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, किस लिए? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के लिए, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए। तो एज ए वीर साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट बी आंसर पे मिला है। तो इंटीग्रेटेड वीड क्यों मिला है? और इस इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट से उन्होंने यील्ड लॉस को कम करने का जो प्रयास किया है उसके लिए उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। और इस इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अप्रोच जो केमिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल मेथड को कंबाइन करती है, उससे एक सस्टेनेबल कंट्रोल वीड को करने में सक्सेस मिली है, इस वजह से ये ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू फॉलो एंड सब्सक्राइब एग्री इकोनॉमिक्स 360, जिससे हम आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीकली वीडियो पहुंचा पाए। Thank you so much for watching. Please do subscribe. Thank you so much.